वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन आज के समय के लिए बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। यह केवल एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि अपने पर्सनल लाइफ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप अपना सर्विस देंगे, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस युग में डेटा रोज़ जनरेट हो रहे हैं, बहुत अधिक डेटा जनरेट हो रहे हैं और वो ईजिली अवेलेबल हैं। और जब आप डेटा का स्टडी करते हैं तो किसी भी चीज़ के बारे में आपको बहुत सही जानकारी मिलती है। यह इमोशन या बायस्ड जो थिंकिंग होती है, साइकोलॉजिकल बायस्ड होता है किसी भी चीज़ से, उससे फ्री होता है। इसलिए यह आपको या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग या अपने प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में साइंटिफिक वे में हेल्प करता है। इसीलिए आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जरूर रहते हैं और दिनों दिन ये टेंडेंसी बढ़ेगी। तो आखिर डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ का इंटरप्रिटेशन हिंदी में कहें तो व्याख्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है या एक्सप्रेशन होता है। एक ही चीज़ होता है, उसको अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को है। कोई भी आप उदाहरण लीजिए कि कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम एक ड्रामा लिखा, एक नाटक लिखा। उसको जितने लोग प्ले करते हैं, उस नाटक को खेलते हैं, अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करके दर्शकों को दिखाते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए पहले इंपॉर्टेंट है कि डेटा क्या है। डेटा देखिए कि बहुत फॉर्म होते हैं। यह इंफॉर्मेशन होता है और किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग उस टेक्निकलिटीज में नहीं जाकर अपने इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम लोग डेटा कहेंगे कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन डेटा है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन डेटा है। जैसे कोई भी बात होती है, फोटोग्राफ भी डेटा होता है, लेकिन यहाँ वो सब हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ का जब इंफॉर्मेशन है उसमें क्वांटिटी है, नंबर्स हैं, तो वैसे इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहेंगे। और हमारे पास एग्जाम में वो डेटा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट किया जाएगा। ये देखिए प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट किया जाएगा। और किस रूप में प्रेजेंट किया जाएगा उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये समझें कि तो उस डेटा को करना क्या है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो डेटा है उसमें आपका जो इंटरेस्ट का कंक्लूजन है, जो रेलिवेंट कंक्लूजन है, उस तक पहुंचना है। ये देखिए रेलिवेंट कंक्लूजन तक आपको पहुंचना है। तो रेलिवेंट कंक्लूजन है क्या? एग्जाम के लिए क्वेश्चन का आंसर रेलिवेंट कंक्लूजन है। और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन जो कोई प्रॉब्लम अपना सोल्व करने का कोशिश कर रहा है, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना रेलिवेंट कंक्लूजन है। तो यहाँ हम लोगों के लिए क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर तक पहुंचना डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो अगर एक बार में हम लोग इसको कंक्लूड करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन हमें कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो दिया जाएगा उसको पढ़कर, समझकर और उसको
अप्लाई करके जो टेक्निक्स हैं मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के, उनको अप्लाई करके उनसे अपने क्वेश्चन का जो करेक्ट चॉइस है उस तक पहुंचना, यही हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का काम है। मीनिंग ऑफ डेटा हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन का आता है तो उसमें समझना है कि इस मीनिंग, डेटा का मीनिंग क्या है। मीनिंग का मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है, उसका शब्दार्थ नहीं है, उसका है कि उसका स्पिरिट क्या है। इस डेटा के थ्रू हमें क्या सामने दिया जा रहा है। जैसे कभी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हो सकता है जेंडर रेशियो हो, एजुकेशन का डिटेल्स हो, लिटरेसी रेशियो हो, या जो भी इंफॉर्मेशन है, तो उसको समझना है मीनिंग कि इसमें आखिर दिया क्या जा रहा है। दूसरा चीज़ यूनिट। यूनिट हम सभी लोग जानते हैं, तो यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम में आपको एक से अधिक यूनिट दे दिया जाएगा, तो उस समय अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम भी गलती हो जाएगी। तीसरा चीज़ है स्कैन करना। जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम हम ट्राई करें तो प्रॉब्लम का आंसर शुरू करने से पहले, प्रॉब्लम बनाना शुरू करने से पहले, सबसे पहले हमें पूरा प्रॉब्लम को स्कैन कर लेना चाहिए, सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए। क्योंकि वैसे करने से हो सकता है कि आप एक ही बार में 2-3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज लें, क्योंकि हो सकता है कि एक ही छोटा कैलकुलेशन हो या कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो एक ही किस फॉर्म में उसको लिया जाए ताकि सभी प्रॉब्लम एक साथ बन जाएं, 3-4 प्रॉब्लम बन जाएं, वो अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग है चॉइस। जब हम प्रॉब्लम करने लगें तो कोई भी, जैसे मान लेंगे हम फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में जो 4 या 5 चॉइस दिए हुए हैं, वो पहले 4-5 चॉइस को देख लेना चाहिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। जैसे वो चॉइस अगर बहुत निकट निकट होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन कम से कम हो। अगर चॉइस बहुत अलग अलग है, जैसे मान लीजिए 80, 90, 30, 60 ऐसा है, तो इसका मतलब बहुत वाइड अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं। तो इसके बाद ये रहा कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए प्रॉब्लम अप्रोच करते समय, और तैयारी करते समय हमें मैथमेटिक्स के इन कॉन्सेप्ट्स का अच्छा से मास्टरी करना चाहिए। एक है अप्रोक्सीमेशन। हमेशा, चूँकि डाटा इंटरप्रिटेशन कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वो या उससे डिफरेंट है, इसको इंटरप्रेट करना है, इसलिए इसमें अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेंड आपको देखना होता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखकर आपको ट्रेंड देखना होता है और उससे कंक्लूजन तक पहुंचना होता है, आंसर तक पहुंचना होता है। नेक्स्ट थिंग है परसेंटेज। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक डेटा इंटरप्रिटेशन में होता है। उसी तरह रेशियो, जैसे अभी मैंने बात किया लिटरेसी रेशियो, जेंडर रेशियो, इस तरह के बहुत सारे रेशियोज आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में मिलेंगे। एवरेज। तो मैथमेटिक्स के ये सभी कॉन्सेप्ट्स, ये सभी टॉपिक को डेटा इंटरप्रिटेशन अटेम्प्ट करने से पहले बहुत अच्छा से समझ लेना चाहिए। ये सभी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लेने चाहिए। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो जेड लैब से ये सभी टॉपिक के लेक्चर आप देख सकते हैं। और लास्ट, आपको ध्यान रखना है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में आप इन्वॉल्व ना हो एग्जाम में। आप हमेशा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को अवॉइड करें, कम से कम कैलकुलेशन के साथ प्रॉब्लम करने का कोशिश करें। और अगर आपको बहुत अधिक कैलकुलेशन कहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब बहुत अधिक संभावना है
कि आप प्रॉब्लम को ठीक से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। तो ये जनरल डिस्कशन हुआ डेटा इंटरप्रिटेशन का। अब हम लोग देखेंगे कि डेटा को हमारे सामने प्रेजेंट कैसे किया जाता है। डेटा प्रेजेंटेशन के देखिए ये तरीके हैं। फर्स्ट है कैसलेट, सेकंड है टेबल्स, थर्ड लाइन ग्राफ, फोर्थ बार डायग्राम, फिफ्थ हिस्टोग्राम और सिक्स पाई चार्ट। ये 6 तरीके यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये 6 तरीके ही होते हैं डेटा प्रेजेंटेशन के। डेटा प्रेजेंटेशन के आपको बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन नॉर्मली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये 6 जो प्रेजेंटेशन टाइप है इसको समझ लेने से, इसके प्रॉब्लम्स कर लेने से कवर हो जाएगा। इसी से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहला केसलेट। केसलेट का मतलब है कि आपको जो डाटा दिया रहेगा वो स्टोरी के फॉर्म में दिया रहेगा, एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि क्या केस है, तो केस स्टडी के फॉर्म में होगा। सेकंड है टेबल्स। टेबल्स आप जानते हैं, इसमें कॉलम होते हैं और रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स। तो कोई भी डेटा वर्टिकल और रोज के फॉर्म में टेबल्स में प्रेजेंट किया जाता है। लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है इस तरफ कुछ भी नंबर ऑफ ईयर्स, सपोज नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6, और इधर कुछ भी दे दीजिए, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ पासिंग आउट स्टूडेंट्स। तो अगर कोई सपोज कॉलेज बना तो फर्स्ट ईयर में इतने बच्चे पास हुए, सेकेंड ईयर में इतने, थर्ड ईयर अगेन कम हो गया, फोर्थ ईयर बढ़ा, क्यों कम हुआ, क्यों बढ़ा, ये सब रीजंस। जब हम लोग कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंक्लूड करना है, कुछ करना है, तो इस तरह से डेटा प्रेजेंट किए जाते हैं, ग्राफ्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसको लीनियर ग्राफ, लाइन ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए ये लाइन के फॉर्म में होता है। तो इसका जो इधर अगर टाइम दिया हुआ है तो इधर इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इस तरह से लाइन ग्राफ्स आपको मिल सकते हैं। बार डायग्राम इस तरह के होते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि यह ऐसे बार को यूज किया गया है, रेक्टेंगुलर बार को, इसलिए इसका नाम बार डायग्राम है। अब मान लीजिए कि इधर आपने ये इधर मान लीजिए आपने ईयर लिख दिया और इधर लिख दिया नंबर ऑफ सपोज स्टूडेंट्स कोई भी कॉलेज में, जैसे या पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स। अब वहाँ पास आउट होने का स्टूडेंट्स दिखा रहे थे, यहाँ आप मान लीजिए कि गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग दिखाना चाह रहे हैं। तो इस कलर में जो ब्लू है इसमें ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ का नंबर है। फिर उसी तरह यहाँ पे गर्ल्स दूसरे ईयर में, ये बॉयज़ तीसरे ईयर में। तो ऐसे चूंकि यह बार के फॉर्म में होता है इसलिए इसको बार चार्ट बोलते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो विड्थ है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
ये केवल एस्थेटिक के लिए इसका बराबर रख सकते हैं या कम अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसका जो हाइट है, लेंथ है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसी प्रोपोर्शन में टू द स्केल ए बनाया जाता है। तो जैसे अभी अगर आप ये देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा है, तो इस ईयर में नंबर ऑफ जो बॉयज स्टूडेंट्स हैं वो सबसे अधिक है। तो ये हो गया बार डायग्राम। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम अगर आप देखें ये इस तरह से है, ये मान लीजिए x है, ये y है। अब यहाँ आप देखिए, देखने में बिल्कुल बार डायग्राम टाइप लगता है, बार डायग्राम की तरह लगता है, लेकिन बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में फ़र्क है। यहाँ पे यह जो, जैसे आप देखते होंगे स्टैटिस्टिक्स में, आप देखते होंगे टेबल बना होता है कि कोई भी, मान लीजिए डाटा इस तरह का है 10 to 20, 0 to 10, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह का। मान लीजिए यह 5 है, यह 9 है, यह 7 है, यह 18 है, इस तरह से। तो यहाँ पर यह जो है यह इंटरवल है, तो यह जो इसका विड्थ है इंटरवल बताता है। जैसे यहाँ पे 0 मान लीजिए तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से। तो यह जो इंटरवल है 0 to 10, और इसका फ्रीक्वेंसी वहाँ पर देख रहे हैं कि 5 है, तो यह आपका 5 हो गया। उसी तरह अगर 10 to 29 है तो यह 9 हो गया। तो इस तरह से ये जो इसका हाइट है ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में है, हाइट जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में है। और इसका जो विड्थ है वह, जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया, इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसका, हिस्टोग्राम का विड्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर विड्थ कम अधिक है तो इसका मतलब उसका इंटरवल कम अधिक है, और फ्रीक्वेंसी तो इम्पोर्टेंट होता ही है, तो इसका मतलब इसका हाइट भी इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई भी बार का, रेक्टेंगल का हाइट भी इम्पोर्टेंट है, विड्थ भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब उसका एरिया भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एरिया भी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि केवल हाइट इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। अब देखिए पाई चार्ट। पाई चार्ट को सर्किल चार्ट भी बोलते हैं या सर्कुलर चार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वो इस तरह से सर्किल के फॉर्म में होता है। और इसका जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, इसको डिफरेंट हम लोग सेक्टर्स में बांट देते हैं। जैसे यहाँ अलग अलग बार बनाते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7। अब अगर इस तरह के डाटा को इसमें दिखाना है आपको, तो इसमें 7 पार्ट करने होंगे। और ये दोनों चीज़ एक साथ, 2 वेरिएबल यहाँ पे, जैसे अगर आप ये भी दिखाना चाहें, इंटरवल भी और फ्रीक्वेंसी भी, तो ये इसमें नहीं दिखा पाएंगे, ये इसका लिमिटेशंस है। तो जितने भी, जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ईयर, और इधर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग विथ डिस्टिंक्शन, मान लीजिए इस तरह का है। कुछ भी ईयर दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 या 1990, 91, इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 90, 1995, 2000, 2005, इस तरह से। अब यहाँ पे सपोज 10, 20, 30,
40 इस तरह से है। तो आपको यहाँ पर इसी तरह से इतने सेक्टर बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, जैसे मान लीजिए यहाँ 2010 भी कर दीजिए। और इसको अब ये परसेंटेज का सम हमेशा 100 होगा, तो इसलिए इसमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। मान लीजिए इसको हमने लिख दिया 25, इसको भी लिख दिया 25 और इसको लिख दिया 30, क्योंकि पूरा कोई भी चीज़ का जब पूरा चीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हैं, करना ही है, तो उसका सम, परसेंटेज का सम 100 होता है। अब ये देखिए, तो 10%, 20%, 25%, 25%, 30%। अब इसको पाई चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप जानते हैं कि सर्किल में कोई भी जो सेक्टर होता है, जैसे ऐसे है, ऐसे है, यह जो सेक्टर है, इसका जो एरिया होता है वह इस एंगल, जो सेक्टर सेंटर पे एंगल बनाता है, उसके प्रोपोर्शनेट होता है। अगर बड़ा एंगल है तो बड़ा एरिया होगा, छोटा एंगल है तो छोटा एरिया होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एंगल को प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है कि ये 20 है, 20%, तो उसके लिए हमारा एरिया सेंटर पे सर्किल का कितना एंगल होना चाहिए? तो x, मान लीजिए कि x एंगल है बाई 20 इज इक्वल टू टोटल एंगल 360 होता है और टोटल परसेंट 100 होता है। तो यूनिटरी मेथड से ये आपको निकल जाएगा, या प्रोपोर्शनेट मेथड से। तो x इज इक्वल टू हो गया 360 इंटू 20 बाई 100 मीन्स 72 डिग्री। तो इसी तरह सबके लिए निकाल लेंगे, तो 1 2 3 4 5 सेक्टर बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 इस तरह का सेक्टर बन जाएगा। मैं इसको यहाँ नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली, तो मतलब बन जाएगा। और इसका जो एंगल है हम यहाँ जैसे जिस तरह से निकाले सभी के लिए निकाल लेंगे, 10% के लिए 20 30 40, और इसको मार्क कर देंगे। अगर करेंगे तो खुद ही जो अधिक परसेंटेज है उसका एरिया बड़ा हो जाएगा, जो छोटा परसेंटेज है उसका एरिया छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके आप ये भी निकाल सकते हैं। और अगर परसेंटेज दिया हुआ है सबका, तो एक पार्टिकुलर के लिए आप उसका एंगल निकाल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में उल्टा भी पूछ देते हैं, वो दे देते हैं कितना परसेंट है, आपसे कहते हैं कि एरिया निकालिए। और अगर मान लीजिए परसेंटेज नहीं देके नंबर दिया है, तो अगेन x बाई सेक्टर वैल्यू, उस सेक्टर में जितना नंबर है वो इज इक्वल टू 360 बाई टोटल वैल्यू। इससे भी आप एंगल भी निकाल सकते हैं। और ये अगर एंगल दिया हुआ है तो आप सेक्टर का कितना, उस पार्टिकुलर टाइप का जो डेटा है उसका क्या वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो ये डेटा पर का प्रेजेंटेशन का टाइप हुआ। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल है टेबल का, कि मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं और प्रत्येक स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो रहा है। उनका मार्क्स आपको पता है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टूडेंट्स हैं और इधर मार्क्स दिया हुआ है। तो इससे हम देखकर क्या, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और प्रत्येक 5 स्टूडेंट ये 4 सब्जेक्ट्स एग्जाम में अपीयर हुआ है, इंग्लिश मैथ साइंस हिंदी, और वो उसका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हमको दिया हुआ है। तो अब देखिए पूछता क्या है, इन विच सब्जेक्ट टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर हाईएस्ट। कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट वाइज हम जोड़ के देखें सभी स्टूडेंट्स का मार्क्स को, तो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को मिलाकर मार्क्स मैक्सिमम आया है। तो देखिए, जैसे अगर फर्स्ट का देखें तो इसका किस में मार्क्स मैक्सिमम आया है, मैथ में।
सेकंड का देखें तो इसका भी आया है मैथ में, थर्ड का देखें इसका भी आया है मैथ में, और इसका साइंस में भी आया है, ये दोनों मैक्सिमम है। फोर्थ में इसका देखिए ये मैक्सिमम है, और फिफ्थ का इसका यहाँ पे मैक्सिमम है। अब हमें देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट का सम करने से, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये सभी इंग्लिश का मार्क्स को सम कर ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें और इसको ऐड कर दें, तो किसका जो कौन सा सब्जेक्ट के लिए सम मैक्सिमम होगा, जोड़ मैक्सिमम होगा। एक तरीका तो है कि उसको सबको हम लोग ऐड कर दें, लेकिन जब आप ऐड करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें यहाँ एग्जैक्ट तो पूछ नहीं रहा है, हमें यह केवल देख के इंटरप्रेट करके बताना है कि भाई इसमें मैक्सिमम किस कॉलम को ऐड करने से आएगा। तो देखिए आप इतना केवल आइडेंटिफाई कर लेने से आप कह सकते हैं कि ये जो कॉलम है, मैथ का कॉलम है, इसको हम ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर मैथमेटिक्स हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम ये पूरा ऐड करेंगे तो बहुत अधिक टाइम लगेगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको इस तरह के प्रॉब्लम दिए जाते हैं, क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कैलकुलेट करें। आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहाँ कर रहा है व्हिच स्टूडेंट स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। यहाँ हम लोगों को इधर से कॉलम वाइज जोड़ने की जरूरत थी, ऐड करने की जरूरत थी। अब ये पूछ रहा है रो वाइज, फर्स्ट स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं, सेकंड के ये, थर्ड, फोर्थ। अब कह रहा है कि कौन सा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स मैक्सिमम है। अब अगेन देखिए, अगर हम ऐड करने लगें तो बहुत अधिक टाइम खराब होगा, तो हम ऐड नहीं करेंगे अभी। अब हम देखेंगे कि किसका अधिक होने की संभावना है। अब जैसे देखिए फर्स्ट में इंग्लिश में सबसे अधिक किसका आया, इसका आया, इसको हम मार्क्स कर दिए। इसमें देखिए सेकेंड में इसका भी अधिक आया और इसका भी अधिक आया। थर्ड में देखिए इसका अधिक आया। फोर्थ में देखिए इसका अधिक आया। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए इसने 4 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स में थर्ड हाईएस्ट लाया है, और कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका 3 सब्जेक्ट्स में अधिक आया हो। और इसने 2 में 99 लाया है, कोई भी दूसरा स्टूडेंट नहीं है जिसका इतना है। आप देख के ऐसे कह सकते हैं कि यह थर्ड स्टूडेंट है जो कि मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स लाया है। यहाँ ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअली होगा फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट या फोर्थ स्टूडेंट। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड स्टूडेंट। यह स्टूडेंट जो है मैक्सिमम मार्क्स लाया है। अब देखिए यह दूसरा प्रॉब्लम कहता है ए न्यू सब्जेक्ट इज एडेड इन विच ऑल स्टूडेंट्स स्कोर्ड 100 मार्क्स। कह रहा है एक और आप ऐड कर दिया सब्जेक्ट। कहता है मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट एक्स है, इसमें सभी स्टूडेंट्स 100 मार्क्स ला रहे हैं, 100 मार्क्स ला रहे हैं सभी में। तो इफ टोटल मार्क्स आर कैलकुलेटेड एज सम ऑफ द मार्क्स ऑफ हाईएस्ट 4 सब्जेक्ट्स। अब ये कह रहा है कि जो सम ऐड करना है, निकालना है, वो हाईएस्ट 4 का। तो हाईएस्ट 4 में देखिए ये हाईएस्ट, एक तो सबका हाईएस्ट यही है, तो इसका मतलब है कि इसका कुछ नहीं करना है जो नया सब्जेक्ट ऐड कर रहा है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हमें उसमें से 3 का देखना है कि किसका, 3 रखने से सब्जेक्ट किसका हाईएस्ट होगा। तो अब यहाँ भी हम लोगों को एक कैलकुलेट करने के बजाय देख लीजिए, जैसे यह है देखिए अगेन, और ये पूछ रहा है विल बी सेकेंड इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्क्स। तो अभी हम लोगों ने देखा था, या अभी भी देख सकते हैं कि देखिए हाईएस्ट 3 में ये 2
और एक तो 100 है, तो इसका 3, इसका तो हाईएस्ट 1 है ही है। अब इसका देखिए, एक 99 हो गया, एक 100 तो है ही, और एक तीसरा इसका मार्क्स 94 है, 94 है, और इसका 92 है। अब इसका देखिए, इसका जो तीसरा मार्क्स है 89 है, तो यह तो 1 हो गया। अब हमें सेकंड के लिए खोजना है, तो देखने से लग रहा है कि यह सेकंड है, क्योंकि देखिए 99, इसमें कोई भी 99 है ही नहीं, एक भी मार्क्स। इसका 94, 89, इसका देखिए यहाँ भी डिफरेंस है और इसमें भी डिफरेंस है, तो 1 से 2 का मार्क्स अधिक है। उसी तरह इससे भी कंपेयर करें ना, 89 तो यहाँ 10 का फर्क है, लेकिन यहाँ केवल 2 का फर्क है अगर इसका अधिक है तो। उसी तरह यहाँ 2 का फर्क है, तो ये जो सेकंड है ये इससे भी अधिक, 4 से भी अधिक है। फिफ्थ का भी उसी से कंपेयर करें तो देखिए इसका हाईएस्ट 95 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट 99 है। यहाँ पे उसके बाद इसका दूसरा जो नंबर है 92 है, तो इससे देखिए 94 अधिक है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट सबसे अधिक है। अगर हम 3 सब्जेक्ट्स भी देखें, 100 को छोड़ के केवल 3 सब्जेक्ट्स देखें, क्योंकि हमें 4 सब्जेक्ट्स देखने थे, तो हमारा जो सेकेंड स्टूडेंट है वह सेकेंड पोजीशन में है, तो सेकेंड इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्क्स सेकेंड है। इसका मतलब हमारा बी आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट इन इंग्लिश इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट इन हिंदी। कहता है हिंदी का जो एवरेज मार्क्स है और इंग्लिश का एवरेज मार्क्स एक स्टूडेंट का आएगा, तो यहाँ जो आएगा, मान लीजिए सपोज यहाँ आएगा y, और यहाँ हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज सम नहीं एवरेज, तो यह x। तो कह रहा है कि y(x) का व्हाट परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है। अब एक तरीका है देखिए कि आप पहले ये सबको ऐड करिए और इसमें 5 से डिवाइड करिए तो आपको एवरेज आएगा। उसी तरह यहाँ सबको ऐड करिए और 5 से डिवाइड करिए, एवरेज आएगा। एवरेज आने के बाद उसका परसेंटेज निकालिए। दूसरा तरीका है, देखिए जितना बड़ा नंबर होता है उसको ऐड करना या कैलकुलेट करना, उसको कैलकुलेशन में यूज करना उतना डिफिकल्ट होता है। तो एवरेज में ऐसे में जो कॉमन है इस सब में उसको हम एक बाहर कर देंगे या एवरेज को बाहर कर देंगे, एक बेस नंबर को। तो जैसे इस सब को आप देखिए तो ये सब 80 के आसपास नंबर हैं, तो हम इसमें से 80 को बाहर करेंगे। तो जैसे अगर 80 को बाहर किए तो देखिए यहाँ कितना बच जाएगा 7, 87 माइनस 87 74, ये 80 से कम है तो -6, 89 तो 9, 62 माइनस 18, 95, 15। अब ये सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये सब देखिए ये 18 और 16, ये जो दोनों है यह 24 हो जाता है, और 9 और 15 यह भी 24 हो जाता है, तो ये बैलेंस हो गया। तो इसका सम निकालिएगा तो आपका 7 हो गया। तो यह इसका सम हो गया और हमें निकालना क्या है, एवरेज। तो एवरेज हमारा अब कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 80, क्योंकि 80 हमने सब में से अलग कर दिया है, तो 80 सब में शामिल है, तो एवरेज में वो बाहर हो गया, प्लस 7/5, तो 7/5 1.4 हो जाएगा, तो यह आपका हो गया 81.4। उसी तरह से अब इसका देखिए, तो ये हो गया आपका 1, 80 यहाँ भी रखिए, ये हो गया 9, यह हो गया 12, 11 और 6, ऐड कर दीजिए 17, 12, 29, 9, 38 और 1 39, तो ये हो गया आपका 39। तो यहाँ एवरेज
यह है इंग्लिश का, इंग्लिश एवरेज, और हिंदी एवरेज कितना आ रहा है 80 प्लस 39/5 मीन्स 39 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 7.8, तो 87.8 आ गया। अब आपको निकालना है कि यह नंबर इसका कितना परसेंट है। अब देखिए एक तरीका है कि 81.4 बाई 87.8 इंटू 100%, यही आंसर होगा। लेकिन ये बड़ा नंबर है, इसको निकालने में हमें एग्जाम में टाइम लगेगा। अगर उसके बदले हम करें कि मान लीजिए इसको एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 87.4 माइनस 81.4 कर लें तो कितना आ जाएगा, सॉरी 87.8 माइनस 81.4 तो कितना आ जाएगा 6.4। तो हम कर दें कि यह कितना है, जो नंबर हमारा 81.4 है वह है 87.8 माइनस 6.4 बाई 100 इंटू 100। ऊपर को हम 81.4 नहीं लिखकर इतना लिख दिए, मीन्स यह हो गया 100% माइनस यह जो होगा यहाँ 87.8 होगा, तो 6.4 बाई 87.8 इंटू 100, इतना परसेंट कम है। कोई भी नंबर अपने आप के बराबर होता है तो उसका 100% होता है। तो हमने इसको माइनस, अब ये नंबर क्या होता है छोटा हो जाता है, माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ 6.4 आ गया, यहाँ 7.8 है। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर हम लिख दिए 6 और नीचे लिख दिए 8.78 इंटू 10 इंटू 100, अप्रोक्सीमेट कर दिए। तो देखिए 8 10 ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया, फिर अभी इसको डेसिमल अब हम हटा दे रहे हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 6/8 इंटू 10, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो गया 4, मीन्स 3 में 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.75 इंटू 10 मीन्स 7.5%। तो हमारा आंसर कितना हो गया 100% माइनस 7.5% मीन्स 92.5%। अब देखिए इसके जो नियरेस्ट है आंसर, यह नहीं है, यह भी नहीं है, ये 91.48 है, 92.71 है, यहाँ हमारा 92.5% आया है, ये हमारा आंसर है। एक चीज़ हमें समझना है कि जो हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं उससे हमारा जो रिजल्ट होगा अधिक आएगा कि कम आएगा। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि ये सेलेक्ट करना है। यहाँ तो चलिए ये पास में है, लेकिन उससे अगर दोनों आस पास भी है तो आपको ये समझना है कि ये जो हम अप्रोक्सीमेशन किए हैं, जो फाइनल रिजल्ट निकाले हैं, हमारा एग्जैक्ट आंसर जो होगा इससे अधिक होगा कि कम होगा। तो आप देखिए यहाँ हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन किया है, तो अगर नीचे को कम किए तो मतलब ये अधिक वैल्यू आ गया, टोटल जो वैल्यू आया, अगर हम ये अधिक वैल्यू है तो हम इस चीज़ को अधिक चीज़ को इसमें से घटा रहे हैं, तो अधिक को घटाने से हमारा आंसर कम आ रहा है, यह आंसर कम आ रहा है। तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा इससे अधिक होगा, तो ये देखिए यह होगा, इसलिए यह नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग अप्रोक्सीमेशन और एवरेज में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, एवरेज निकालने का तरीका लगाया,
इस तरह से आपका प्रॉब्लम आसान हो जाता है, क्योंकि छोटे नंबर्स को हैंडल करना हमेशा कंफर्टेबल फील होता है। थैंक्स, गुड लक।